नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में कॉफ़ी की एक नई प्रजाति आर्गोस्टेमा क्वारेंटेना की खोज की गई है। यह किस राज्य में है? ऑप्शन है आपके कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही आंसर है, ये जो खोज की गई है ये की गई है केरल राज्य में। केरल में कॉफ़ी की एक प्रजाति मिली। जैसे कि हमें पता होगा, भारत का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक राज्य जो है कर्नाटक है, और ये जो नई प्रजाति मिली है ये केरल में पाई गई है। अब जब केरल की बात हो रही है तो केरल के बारे में हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सब्जियों के लिए एमएसपी मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, हिंदी में बोले इसे बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, तय करने वाला पहला राज्य है। यानी कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जो सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पर क्या किया जाता है, किसानों की फसल सरकार द्वारा खरीदी जाती है। तो सरकार जैसे ही फसल बोई जाती है उसी समय पर उस फसल के लिए हर फसल का अपना अपना अलग अलग एमएसपी तय किया जाता है उसी समय पे। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि यदि फसल चाहे जैसी भी हो, कितनी भी अच्छी हो या कितनी भी खराब हो जाए, लेकिन सरकार आपकी अगर खराब हो जाती है तो सरकार इस कम से कम जो मूल्य तय किया गया है इससे कम नहीं कर सकती, इतने पर ही उसे खरीदना होगा। यही होता है एमएसपी। तो सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला पहला राज्य केरल है। सीएए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य ये भी केरल है। केरल ने ही सीएए के विरोध में अपनी विधानसभा में सबसे पहले प्रस्ताव पास किया। अगला है 100% सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट। केरल का कोच्चि एयरपोर्ट जो है वो विश्व का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित है। और नॉलेज मिशन, शिक्षा के लिए नॉलेज मिशन की शुरुआत भी केरल ने की है। अगला और दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो पहलवान है और 53 किलो भार वर्ग में पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन है गीता फोगाट, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने यह स्वर्ण पदक जीता है। अब विनेश फोगाट हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। विनेश फोगाट हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। विनेश फोगाट एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान है। प्रथम भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने एशियाई खेलों में गोल्ड यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। अगला और तीसरा प्रश्न पर देखते हैं। बांग्लादेश सेना के प्रमुख कौन बनाए गए? जैसे कि सेना, जो भी सेना होती है, हर देश की अपनी सेना होती है और सेना का जो भी चीफ या प्रमुख होता है वो, तो जो बांग्लादेश के इस समय कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन है शोएब अख्तर, जारा अली खान, एम सफ़ीउद्दीन अहमद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है एम सफ़ीउद्दीन अहमद। जो एम सफ़ीउद्दीन अहमद है जो बांग्लादेश सेना के प्रमुख या चीफ बनाए गए हैं। बांग्लादेश की बात हो रही है तो बांग्लादेश के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बांग्लादेश के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद हैं। बांग्लादेश की जो प्रेजेंट टाइम में जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना हैं। बांग्लादेश भारत के साथ, सॉरी 7 नहीं है यहाँ पर 7 है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर सीमा बनाता है। लगभग सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर है भारत का बांग्लादेश के साथ ही है, लगभग 4096 किलोमीटर, जो सबसे ज़्यादा है भारत के पड़ोसी देशों में। अगला है संप्रीत सैन्य अभ्यास। संप्रीत जो नामक जो सैन्य अभ्यास है भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच में होता है। जैसे कि भारत का किस किस देशों के साथ सैन्य अभ्यास चल रहा है, हर देश के लिए अलग अलग नामों से होता है, हर सेनाओं का अलग अलग होता है। तो हमें ये सब के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। भारत की जो सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, जो उत्तराखंड से निकलती है, 2525 किलोमीटर लंबाई है, जो भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह उत्तराखंड से निकलने के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में जाते ही इसका नाम पद्मा हो जाता है। यानी कि बांग्लादेश में वहाँ की स्थानीय भाषा में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत से निकलकर आती है और अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से भारत में प्रवेश करती हुई और असम से होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो जब ये वहाँ जहाँ तिब्बत में जब ये निकलती है तब वहाँ पर इसको सांगपो नदी कहा जाता है। उसके साथ जब अरुणाचल प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है तो इसको देहांग देवांग कहा जाता है। और असम में आते ही इसमें इसकी सहायक नदी लोहित नदी मिलने के बाद एक नई नदी बनती है जिसे हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, यानी कि वहाँ इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। और ब्रह्मपुत्र असम के रास्ते से ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा
क्या नाम है उसका, माजुली, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर, इसी पर बना हुआ है। तो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। और जो गंगा यानी कि पद्मा नदी हो चुकी है, और ब्रह्मपुत्र जो जमुना नदी है, तो पद्मा और जमुना दोनों नदी का जब संगम हो जाता है तो उसको मेघना के नाम से जाना जाता है, और इनका समापन बंगाल की खाड़ी में हो जाता है। अगला और चौथा प्रश्न डिस्कस करते हैं। भारत ने पहली बार जीआई प्रमाणित जर्दालू आम किस देश को निर्यात की है? जीआई टैग, ग्लोबल इंडिकेशन। तो प्रमाणित आलू किस देश को निर्यात किया? ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, पोलैंड, माली। तो जो अभी हाल ही में ये इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, जिसे इंग्लैंड कहते हैं, इंग्लैंड को जीआई प्रमाणित जर्दालू आम निर्यात एक्सपोर्ट किए गए हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम। जीआई टैग का मतलब अभी बता चुका हूँ, जैसे कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग होता क्या है, ये दिया क्यों जाता है? तो जीआई टैग किसी भी वस्तु को उसकी गुणवत्ता और अच्छी क्वालिटी के लिए दिया जाता है। यानी कि यदि अगर किसी वस्तु को जीआई टैग दिया गया है तो उसकी सारी क्वालिटी वगैरह पहले परखने के बाद दिया जाता है। अगर कोई जीआई टैग कोई प्रोडक्ट है तो हम उसको बेस्ट क्वालिटी का मान सकते हैं। अब ये जर्दालू आम है कहाँ से, कौन निर्यात करेगा इसको? तो देखो, जैसे करना तो कोई देश के नाम से ही होता है, अब देश में भी किसी ना किसी राज्य से तो होगा ही। तो जर्दालू आम बिहार से निर्यात किए जाएंगे। ये जर्दालू आम की जो प्रजाति है ये बिहार में है, और वहाँ से इनको निर्यात किया जाएगा। जर्दालू आम को, जो बिहार के जर्दालू आम हैं, इनको 2018 में जीआई टैग दिया गया था। अब इंग्लैंड को निर्यात किया जा रहा है, तो इंग्लैंड के बारे में डिस्कस करते हैं। इंग्लैंड के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन हैं। राष्ट्रमंडल जो खेल होते हैं उसका जो मुख्यालय है लंदन में। राष्ट्रमंडल जो खेल होते हैं उसमें अब इंग्लैंड का है, तो इंग्लैंड तो उसका है ही अध्यक्ष। इसके अलावा इसमें सदस्य देश जो हैं, जो कभी ना कभी इंग्लैंड के जो उपनिवेश यानी कि इंग्लैंड के जो गुलाम रह चुके हैं, उन सभी देश इसके सदस्य हैं। इसके अलावा जो भी देश अपनी मर्जी से सदस्यता चाहे तो वो ले सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय भी इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन में है। अगला और पांचवा प्रश्न है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? जैसे कि प्रश्न से स्पष्ट हो रहा है, बुजुर्ग दुर्व्यवहार, जैसे कि जो भी बूढ़े बड़े होते हैं, हम या कई लोग उनके साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं हम, तो इसके लिए दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। इसमें क्या है कि इसके लिए लोगों में जागरूकता लाई जाएगी। जो जिस तरह से उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है तो वो सब ना हो, इसके लिए लोगों में जो जागरूकता फैलाई जाएगी। तो ये जो बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस कब मनाया गया? 13 जून, 14 जून, 15 जून या 12 जून। तो ये जो मनाया गया है 15 जून को, अभी हाल ही में मनाया गया। अगला और सातवां प्रश्न देखते हैं। G7 यानी कि 7 देशों का जो समूह है, जिसे ग्रुप 7 या G7 देश कहते हैं। G7 देश के नेताओं ने किस देश के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए V3W लॉन्च किया है? तो किस देश के लिए किया गया है? ये ऑप्शन है चीन, इटली, जापान, अमेरिका। तो ये जो किया गया है ये है चीन की। जैसे कि हम सबको अच्छे से पता है कि चीन की विस्तारवादी नीति है, और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये भी उसी विस्तारवादी नीति का ही एक जरिया है। तो अब ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये क्या चीज़ है? तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये चीन सरकार की एक वैश्विक बुनियादी ढांचा विकास नीति है, यानी वही विस्तारवादी नीति है, जिसे 2013 में वन बेल्ट वन रोड के नाम से शुरू किया गया था। 2016 से इसका नाम बदलकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर दिया गया। अब इसका मकसद क्या है, ये क्यों है? इस परियोजना का उद्देश्य है सड़क मार्ग द्वारा चीन को पड़ोसी देशों के साथ जोड़ना, और साथ ही साथ यूरोप से जोड़ना, जिससे क्या होगा, उसका सीधा का सीधा अपना जो भी उसका जो सामान होगा वो सड़क के रास्ते से सीधा जिस देश तक ये सड़क मार्ग जो बनाया जाएगा उस देश तक सीधे सीधे वह एक्सपोर्ट कर सकता है, यानी अपना सामान बेच सकता है। और साथ ही साथ जहाँ ये बना आस पड़ोसी देशों के साथ जहाँ भी ये अपनी सड़क या जो भी मार्ग बनाएगा, तो इससे क्या है, वहाँ पर इसकी सिक्योरिटी के लिए इसकी कुछ सेनाएं वगैरह रहेंगी, तो यहाँ क्या है कि इसका दबदबा और बढ़ता जाएगा। तो यही है उसकी, तो इसके साथ साथ उसका उद्देश्य व्यापार के साथ साथ उसका उद्देश्य विस्तारवादी नीति भी है। तो इसी का जो विरोध है G7 देश यानी ग्रुप 7 देश कर रहे हैं। अगला और सातवां प्रश्न,
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य किससे चुना गया? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जैसे हमें पता है कि संयुक्त राष्ट्र है, उसमें जो एक उसका एक अंग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसमें क्या है, कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 तो स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो तो जिस समय ये बना था तब से ये फिक्स हैं, वो इन्हें तो कभी हटा नहीं सकते। इनमें स्थायी सदस्य बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन जो हैं उन्हें कम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा 15 में से जो 10 हैं वो अस्थायी हैं। इनका चुनाव होता है हर 2 साल में। ये जो चुने जाते हैं सिर्फ 2 साल के लिए ये चुने जाते हैं, 2 साल बाद इनका चुनाव होता है। तो जैसे कि अभी हाल ही में अभी इनमें से किस देश को चुना गया है? दक्षिणी सूडान, नाइजर, ब्राज़ील और कनाडा। तो किसको चुना गया? ये है ब्राज़ील। ब्राज़ील को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। जैसे कि ज्ञात हो तो इस समय भारत भी हमारा इस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है, जिसका जो कार्यकाल है 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक, यानी कि 2 साल के लिए भारत भी इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना गया है। अगला और 8वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने का फैसला किया है? तो ये किस राज्य सरकार ने किया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। तो ये जो किया है ये राजस्थान सरकार ने किया है। राजस्थान सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने का फैसला लिया है। राजस्थान की बात हो रही है तो उसके बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे राजस्थान के जो वर्तमान में सीएम है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस से हैं। राजस्थान के जो वर्तमान राज्यपाल हैं कलराज मिश्र हैं। भारत का पहला अंगदाता स्मारक, स्मारक यानी कि म्यूजियम, जयपुर में बनाया गया है। अगला कुछ योजनाएं चल रही। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम से योजना शुरू की गई है। अब पौधा है तो सीधी सी बात है, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए इस नाम से ये योजना शुरू की गई है। राजस्थान के जयपुर को पिंक सिटी के नाम से या गुलाबी शहर के नाम से हम लोग जानते हैं। और राजस्थान के जयपुर में जो विश्व के जो 7 वंडर, 7 अजूबे, 7 वंडर्स हैं, उनके प्रतीक यहाँ पर जयपुर में बनाए गए हैं, 7 वंडर। अगला कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे रणथंबोर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, माउंट आबू नेशनल पार्क, घाना पक्षी विहार। आपको जैसे कि पता हो साइबेरियन जो सारस होते हैं, साइबेरिया किस क्षेत्र को कहते हैं? साइबेरिया जो रूस का जो एशिया वाला क्षेत्र है उसे साइबेरिया कहा जाता है, जो ठंडा प्रदेश है, एक ठंडा क्षेत्र है। तो जिस समय वहाँ पर जब सर्दी का मौसम होता है तो वहाँ पर ये पक्षी रहते हैं, साइबेरियन सारस। जब वहाँ पर गर्मी आने लगती है, जब इधर भारत में ठंड का मौसम आने लगता है तो वहाँ से वो सारस वहाँ इधर के लिए पलायन करती हैं और वो यहाँ तक आते हैं, राजस्थान के घाना पक्षी विहार इस अभयारण्य तक आते हैं। और जैसे ही यहाँ पर ये मौसम, जिन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं, और जैसे ही यहाँ पर ये मौसम बदलने लगता है, फिर से गर्म होने लगता है, तो यहाँ से फिर कई किलोमीटर का सफ़र तय करके वापस चले जाते हैं। ऐसा हर साल ये आते हैं और प्रवास के दौरान ये हर साल चले जाते हैं। तो साइबेरियन सारस कहाँ आते हैं? तो राजस्थान में ही, राजस्थान के केवलादेव, घाना पक्षी विहार, इन अभयारण्य में वो अक्सर देखे जाते हैं, हर साल आते हैं। अगला और 9वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चित फेम FAME2 फेम 2 योजना में संशोधन किया गया है। तो यह योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2016, 2019, 2018, 2017। तो यह योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही आंसर है 2019। 2019 में फेम 2 योजना शुरू की गई थी। अब ये योजना है क्या? तो फेम 2 योजना में उद्योग मंत्रालय, यानी कि ये उद्योग से संबंधित है, उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक 2 पहिया यानी कि ई स्कूटर, ई बाइक, 2 पहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन निर्धारित किया है। क्यों किया गया है? क्योंकि भारत का मकसद है 2030 तक भारत को इलेक्ट्रिक राष्ट्र बनाने का। यानी कि जैसे कि इस समय हम सबको ज्ञात होगा कि हमारे जो भी डीजल पेट्रोल होते हैं ये जीवाश्म ईंधन होते हैं। तो इनके साथ जैसे कि अब ये परमानेंट तो होते नहीं हैं, इन धीरे धीरे जैसे इनका खनन होता जा रहा है तो धीरे धीरे ये समाप्ति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। भविष्य में जब ये समाप्त हो जाएं तो हमें उसके लिए एक विकल्प चाहिए। तो इस समय हमें पता है कि सबसे अच्छा विकल्प हमारे पास है इलेक्ट्रिक का। तो यही वजह है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी वगैरह जो भी है उन चीज़ों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अब होता क्या है कि इस समय जो भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वगैरह हैं जो क्या है कि थोड़ी सी महंगी पड़ती है, इसलिए लोग इन चीज़ों पर कम ध्यान देते हैं। तो सरकार का यही है, इसमें क्या है कि प्रोत्साहन दिया जाएगा, यानी कि कुछ सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि इसके तहत
तो उनकी रेट में कुछ थोड़ी सी कमी आएगी, जिससे क्या होगा कि लोग इलेक्ट्रिक चीज़ों की ओर आकर्षित होंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों का एक सबसे अच्छा फ़ायदा यह है कि इससे कोई प्रदूषण नहीं होता, कोई धुआं नहीं निकलता किसी भी प्रकार की कोई, तो ये पर्यावरण इको फ्रेंडली है, यानी पर्यावरण के हित में है। इसलिए तो इलेक्ट्रिक चीज़ों को बढ़ावा देना और अच्छी बात है। तो भारत सरकार का यही 2030 तक का लक्ष्य है कि भारत को इलेक्ट्रिक राष्ट्र बनाने की यह योजना है। अगला और 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 3183 करोड़ रुपए आवंटित किए? मिशन आप दिख ही रहा है, जल जीवन मिशन, यानी कि पानी की जल की आपूर्ति के लिए यह योजना शुरू है। तो इसके लिए किस राज्य को 3183 करोड़ रुपए दिए गए? 3183। ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, असम। तो ये किस राज्य को दिए गए? ये दिए गए आंध्र प्रदेश राज्य को। आंध्र प्रदेश को यह दिए गए। अब जब आंध्र प्रदेश की बात हो रही है तो आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन हैं। आंध्र प्रदेश ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू किया है। मोबाइल हैंड वॉश सुविधा, तो देखो हैंड वॉश तो इस समय हमें पता ही है अच्छे से, कोविड-19 जब से शुरू हुआ है हाथ धो धो के हम लोग इतना तो सीख ही गए। ये मोबाइल से संबंधित क्या है कि मोबाइल को धोना है? जी नहीं, देखो मोबाइल से मतलब है चलता फिरता, यानी कि इसके मोबाइल का तात्पर्य होता है यहाँ पर जैसे कि गाड़ियाँ बनाई जाती हैं और उन गाड़ियों में हैंड वॉश यानी पानी वगैरह ये सारी सुविधा, जो भी हाथ वगैरह सैनिटाइज करने की या हाथ धोने की जो भी सुविधाएं गाड़ियां बनाई जाती हैं, और ये गाड़ियां गली गली में ऐसे घूमती है रोड वगैरह पे, तो जहां भी आप धो सकते हो। तो मोबाइल सुविधा का तात्पर्य यही होता है कि ये गाड़ियाँ जगह जगह आपके लिए घूमेंगी। और कुछ योजनाएँ जैसे जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना, अब और उसके बाथा खम्बा बीरा नाट्यम, ये आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।